हमारी संस्था में जितने भी तर्कस के तीर थे, हमारी संस्था में जितने भी तथ्य थे, हमारे पास जितने भी धनुष बाण के औजार थे, वो 8.5-9 लाख जो फेल होने वाले हैं, मुझे आपका नाम उस लिस्ट में नहीं चाहिए। मुझे आपका नाम उस लिस्ट में चाहिए जो 1 लाख 1.5 लाख वाली लिस्ट होगी, और आपको कसम खाना मुझसे बोलना पड़ेगा, मुझसे कहना पड़ेगा कि सर मेरा नाम 1 लाख वाली लिस्ट में आएगा, 11 वाली लिस्ट में आएगा, मेरा नाम 1.5 लाख वाली 11 लिस्ट में आएगा जरूर। 9 लाख 8.5 लाख फेल वाली लिस्ट में हम आपका नाम नहीं चाहते। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस बार दिसंबर की परीक्षा का JRF वाला लड्डू, जी हाँ, JRF वाला लड्डू खिलाने के लिए हमारे यहाँ इस स्टूडियो पर, इस जगह पर, पार्थ एजुकेशन के इस प्रांगण पे आकर के JRF वाला लड्डू खिलाने को तैयार है। सबसे पहले वो बच्चे मुझे रिप्लाई करेंगे जो लोग इस बार JRF का लड्डू खिलाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताइए, सारे बच्चे जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताइए कौन कौन से बच्चे इस बार JRF का लड्डू खिलाने को तैयार हैं। क्योंकि मैंने पता किया है आप सारे लोग JRF हो रहे हैं, आप सारे लोगों का एग्जाम इस बार क्लियर हो रहा है, आप सारे लोगों की मेहनत, तन्मयता, लगनशीलता, परिश्रम इस बार रंग लाने वाली है। आप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इस बार के बाद नेट JRF का फॉर्म डालेगा। और हाँ, एक तो बात बताना ही भूल गया कि मुझे पता है आप सब इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले हैं। आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले हैं तो आप कहां से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं? आप सबको JRF होने की झोली भर भर के शुभकामनाएं, झोली भर भर के शुभकामनाएं। मुझे पता है पार्थ एजुकेशन के पूरे छात्र इस बार रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले हैं। आप सारे लोग, सारे के सारे लोग इतने ज्यादा परिश्रमी हैं, इतने ज्यादा लेबोरियस हैं कि इस बार जैसे ही नेट JRF की परीक्षा जिस दिन भी आपकी आयोजित होगी और जैसे ही पेपर में आप जाएंगे, कंप्यूटर के सामने आप बैठेंगे, तुरंत आपको हमारे शिक्षकों का चेहरा, पार्थ एजुकेशन की कही गई बात, पार्थ एजुकेशन के बताए गए नोट्स, पार्थ एजुकेशन के पढ़ाए गए तर्क आपके सामने, आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में घूमने लगेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी मेहनत हमने की होती, फिर भी छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटी गलतियां हमें सफलता से कुछ देर के लिए जुदा कर देती है। दोस्तों, मैं आज आपके उसी जो थोड़ी सी गैप है, थोड़ा सा रिक्त स्थान है, उसको भरने के लिए आपके साथ लेके जुड़ रहा हूं आपका क्या, ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज प्रदीप सर की क्लास होगी, इसी क्लास में आगे अभी प्रदीप सर की प्रैक्टिस क्लास हो। समझ में आई बात? तो ब्रह्मास्त्र शुरू कर दूं। ब्रह्मास्त्र शुरू करने से पहले मुझे एक बार वही जोश, वही तरीका, वही आवाज, बुलंद आवाज आपकी सुननी है। जय JRF, जय JRF, जय JRF। बोलिए जय JRF, जय JRF, जय JRF। दोस्तों, अब हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं, कुछ चीजें समझाने जा रहे हैं कि जो आप नेट JRF की परीक्षा कल जिससे प्रारंभ हो रही है, आप जब इस परीक्षा को देने जाएंगे तो कुछ बातें बहुत ध्यान पूर्वक और बहुत सही तरीके से आप समझ लीजिए और इन बातों पर आप गौर फरमाइएगा, क्योंकि जो बातें अब मैं आपको बताने, पढ़ाने, समझाने, सिखाने जा रहा हूं बच्चों, ये बातें आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी। सबसे पहली चीज देखिए, जो आपका पेपर 1 है, इस पेपर 1 को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। पेपर 1 को जो हम 2 पार्ट में बांटते हैं तो उसके अलग अलग टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम 2 पार्ट जो रखते हैं। एक पार्ट ऐसा है जो इजी है, और इजी होने के साथ साथ ये नंबर गेनिंग है, इसमें नंबर गेन होते हैं। और दूसरा पार्ट ऐसा है जो थोड़ा सा टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये टाइम टेकन होता है। जब भी आप एग्जाम देने जाएं, इन छोटी छोटी बातों को गौर जरूर फरमाइएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके प्रश्न
ज्यादा समय लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कॉम्प्रिहेंशन, अपठित गद्यांश एक ऐसा टॉपिक है जो टाइम टेकन है। डीआई एक ऐसा टॉपिक है जो टाइम टेकन है। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो टाइम टेकन है। तो दोस्तों कभी भी आप याद रखिएगा, आप परीक्षा में पेपर की शुरुआत जो है उस टॉपिक के प्रश्नों से करिएगा जिस टॉपिक के प्रश्न आपको 100% श्योर हो कि नहीं नहीं मुझे टीचिंग के प्रश्न हो, इन्वायरमेंट के प्रश्न हो, हायर के प्रश्न हो, जिस टॉपिक के प्रश्न 110% आप श्योर हो कि चाहे जितना चाहे जहां से चाहे जैसा प्रश्न आ जाए, इस टॉपिक का प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज वही टॉपिक आप अटेंड करेंगे जो टॉपिक आपको सबसे मजबूती से रखता हो। आपको खुद पता है, देखिए आपको खुद पता है कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी हैसियत औकात आपको खुद पता है, आपने कितनी तैयारी की है आपको खुद पता है। और उस तैयारी में जो मैं बातें आज बताने जा रहा हूं वो सोने पर सुहागे का काम करेगा। मुझे पता है आप सबने बहुत अच्छी तैयारी की है, आपके शिक्षकों ने आपको बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाया, बताया, समझाया, सिखाया, लेकिन फिर भी कोई कसर न रह जाए इसलिए मान लीजिए आपको टीचिंग सबसे ज्यादा आता है, तो सबसे पहले टीचिंग का क्वेश्चन पेपर में चाहे ऊपर हो, चाहे बीच में हो, चाहे नीचे हो, चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, सबसे पहले क्वेश्चन आप करेंगे जिस टॉपिक का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको समझ में आता है या 100% श्योर है। क्यों? क्योंकि हमारी साइकोलॉजी कहती है कि जब हम पेपर के शुरुआत में ही बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन हल करना शुरू कर देते हैं तो हमारा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, हमारा मनोवैज्ञानिक दबाव, जो एग्जाम फोबिया है वो कम हो जाता है और उससे पेपर में सफलता पाने की जो कंडीशन है, गुंजाइश है, वो बढ़ जाती है। तो मेरी पहली बात समझ में आई, सारी बात नोट डाउन करिएगा। पहले उस टॉपिक को करना है जो टॉपिक सबसे ज्यादा आपको आता हो, जो भी टॉपिक आता हो वो आपको पता है, जो भी टॉपिक आपको आता है। दूसरी चीज, जो टाइम टेकन, जैसे गद्यांश है, अपठित गद्यांश है। मैं एक बात आपको बोलूंगा, जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, कॉम्प्रिहेंशन को सबसे लास्ट में करना। कॉम्प्रिहेंशन वाला जो टॉपिक है इसको सबसे लास्ट में करना। क्यों लास्ट में करना? क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना, पढ़ने के बाद नीचे स्लाइड करना, स्लाइड करके नीचे प्रश्न देखना, प्रश्न करने के बाद ऊपर स्लाइड करना, फिर क्वेश्चन के आंसर खोजना, इससे समय ज्यादा जाता है। अगर आप अपठित गद्यांश को शुरू में ही करने लगेंगे तो आपका समय ज्यादा चला जाएगा और कई बार ऐसा होता है इधर के चक्कर में टाइम ज्यादा जाने से आते हुए प्रश्न भी छूट जाते हैं या गलत हो जाते हैं, जल्दी जल्दी में तुक्का मारने पड़ते हैं। इसलिए अपठित गद्यांश जो है, और एक चीज, अनसीन पैसेज करने से पहले कुछ चीजें याद रखिएगा। अनसीन पैसेज में सबसे जो बच्चों के साथ समस्या होती है, अनसीन पैसेज 5 प्रश्न आते हैं तो 2-3 सबके सही हो जाते हैं और 2-3 सबके गलत हो जाते हैं। अनसीन पैसेज के लिए यही प्रॉब्लम होगी सबकी। तो एक बात याद रखिएगा, जो पैसेज है वहां पर, जो अनसीन पैसेज है उसमें हम गलती क्या करते हैं, अपने विचार थोप देते हैं। नहीं, आपके विचारों की कोई मान्यता नहीं है वहां पर। जो बातें अनसीन पैसेज में कही गई है उसी को मानिए। अगर वहां पर आम को इमली कहा गया तो आप भी आम को इमली लिखिए, सही को गलत कहा गया तो आप भी सही को गलत लिखिए और तार्किक प्रश्नों की हल खोलिए। और जो अनसीन पैसेज है उसकी शुरू की 3 लाइन और लास्ट की 3 लाइन ये जरूर याद रखिएगा, ये जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी अनसीन पैसेज में भावार्थ पूछा जाता है। कभी कभी अनसीन पैसेज में क्या पूछा जाता है, भावार्थ पूछा जाता है कि इस पैसेज का क्या डिटर्मिनेशन, ये पैसेज कहना क्या चाहता है। तो शुरू की 3 लाइन, अंतिम की 3 लाइन जब आप पढ़ोगे तो आपको सरलता हो जाएगी कि आप अच्छे से पेपर करना चाहते हैं। आप में से 100% जो लोग जेआरएफ होना चाहते हैं, मतलब उनका कोई डाउट नहीं होगा ना, वो लोग मेरी इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। दूसरी चीज, अगर आपको डीआई नहीं आती, मैथ नहीं आती, वैसे हमारे यहाँ मैथ भगाने वाले, मैथ का डर भगाने वाले तांत्रिक बाबा इंजीनियर प्रदीप सोनी सर ने आपको तंत्र विद्या सिखा दी होगी, डीआई को हल करना सिखा दिया होगा, समझा दिया होगा। लेकिन फिर भी अगर डीआई और रीजनिंग में कोई समस्या होती है तो मैं इसको बोलूंगा कॉम्प्रिहेंशन से पहले लास्ट 1 में इसको सम्मिलित करना। इसको कॉम्प्रिहेंशन से पहले, मतलब कॉम्प्रिहेंशन तो सबसे लास्ट में करना, गद्यांश जो है, अपठित गद्यांश जो है वो सबसे लास्ट में करना है। लेकिन अपठित गद्यांश लास्ट में करने से पहले डीआई और रीजनिंग जो आपको सरल लगे, अगर रीजनिंग सरल लगे तो पहले रीजनिंग करना,
फिर डीआई करना, फिर कॉम्प्रिहेंशन करना। जो पार्ट आपको सबसे सरल लगे इन तीनों में, पहले रीजनिंग, फिर डीआई, फिर मतलब अगर 10 यूनिट है तो 10वीं यूनिट आप कॉम्प्रिहेंशन को रखना। और ये चाहे जहां हो, पेपर में अगर शुरू में भी कॉम्प्रिहेंशन मिल जाए ना, तब भी उसको लास्ट में करना है, नीचे चले आना है। ठीक है, आप 10वीं यूनिट के बाद अगर डीआई आपको कम समझ में आती है तो डीआई को 9वीं यूनिट पे रखना, रीजनिंग 8वें यूनिट पे रखना, मतलब इस तरीके से करना। और मैंने यहां देखिए आपको क्या बताया, मैंने यहां आपको बताया बच्चों, जो टॉपिक सबसे पहले आता हो, जैसे टीचिंग, टीचिंग नंबर टेकन है, मतलब इसमें क्वेश्चन के गलत होने की संभावना कम है। टीचिंग के बाद अगर आप देखेंगे हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो पहला नंबर तो मैं तो टीचिंग को दूंगा, दूसरा नंबर हायर एजुकेशन को दूंगा, दूसरे के बाद तीसरा नंबर आप कम्युनिकेशन को दे सकते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन के प्रश्न याद रखिएगा, कम्युनिकेशन के प्रश्न एक बात याद रखिएगा, कम्युनिकेशन के जो टॉपिक है इसके प्रश्न व्यावहारिक होते हैं। व्यावहारिक होने के लिए आप जब प्रश्न को हल करने जाएं तो इस बात का ध्यान देते हुए जाएं कि आप खुद शिक्षक हैं, आप खुद टीचर हैं। जब आप शिक्षक हैं, आप टीचर हैं, आप जैसा आदर्शात्मक व्यवहार करेंगे, आप जिस तरीके से बात करेंगे, आप जिस तरीके से बोलेंगे, उसी तरीके से व्यवहार में दूसरे शिक्षक भी लागू होते हैं। इसलिए आदर्शात्मक शिक्षक जैसी बात, आदर्शात्मक शिक्षक जैसी चीजें सोच करके तब कम्युनिकेशन करिएगा। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर आपको मुझे लगता है कि लॉजिक करना चाहिए। लॉजिक क्यों करना चाहिए? क्योंकि जितनी लॉजिक मैंने आपको पढ़ाई, बताई, समझाई, सिखाई है, इसमें से ज्यादातर प्रश्न सही होने की गुंजाइश है। और ज्यादातर प्रश्न जब सही होने की गुंजाइश है तो इसके बाद आप 5वें नंबर पर चाहे तो एनवायरमेंट रख सकते हैं या आईसीटी रख सकते हैं, या 6वें नंबर पर एनवायरमेंट और आईसीटी रख सकते हैं। 7वें नंबर पर, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रिसर्च से भी घबराहट होती है, क्योंकि रिसर्च की टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा टफ है। रिसर्च की टर्मिनोलॉजी जब थोड़ा सा टफ है तो इसको हम 7वें नंबर पर रख सकते हैं, कठिनाई के स्तर पर। फिर इसके बाद 8वें नंबर पर हमने क्या रखा है, रीजनिंग, 9वें नंबर पर क्या रखा है, डीआई, और 10वें नंबर पर कॉम्प्रिहेंशन सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मुझे लगता है, मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है, देखिए पिछले 14-15 सालों से मैं नेट फर्स्ट पेपर पढ़ा रहा हूं, और 14-15 सालों से जब मैं नेट फर्स्ट पेपर पढ़ा रहा हूं तो उसमें होने वाले बदलाव, उसमें टाइम मैनेजमेंट, उसके प्रश्नों के स्तर, बच्चों की परिलब्धियां, इन सब बातों को ध्यान में रख करके तब हमने ये शेड्यूल बनाया। इस शेड्यूल में जब हम प्रश्नों को करते हैं तो मुझे लगता है इस बार 110% आप सभी का जेआरएफ होगा। और आपको फिर मैं बता दूं, जब प्रश्नों को सॉल्व करिए तो मुझे जो लगता है इस सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। पहला सीक्वेंस क्या है, पहला टॉपिक टीचिंग का है, ठीक, दूसरा टॉपिक क्या है, हायर एजुकेशन का है, तीसरा टॉपिक क्या है, कम्युनिकेशन का है, चौथा टॉपिक क्या है, लॉजिक का है, पांचवा टॉपिक क्या है, एनवायरमेंट का है, छठवां टॉपिक क्या है, आईसीटी का है, सातवां टॉपिक क्या है, रिसर्च का है, आठवां टॉपिक क्या है, रीजनिंग का है, फिर 9वां क्या है, डीआई का है, और कॉम्प्रिहेंशन और अपठित गद्यांश जो है वो 10वां टॉपिक है। अगर इस तरीके से आप प्रश्नों को हल करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा, और टाइम मैनेजमेंट जितना ज्यादा से ज्यादा बेहतर करेंगे उतना आपको प्रश्नों को रिवाइज करने में आसानी होगी। और जितना आपने प्रश्न पढ़े, एक चीज मैं बता दूं, आपसे ज्यादा किसी को नहीं आता। ये आज मेरी बात नोट कर लीजिए कि जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने समझा है, जितना आपने सीखा है, आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता, आपसे ज्यादा किसी को नहीं आता। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। और जब इस परीक्षा हाल में इस पेपर को सॉल्व करेंगे तो मेरी ये बात नोट करना, दिमाग में आज से बैठा लेना कि रोहित सर ने बोला है, पार्थ एजुकेशन ने बोला है, यू आर द बेस्ट। जेआरएफ, जेआरएफ एक ऐसा लक्ष्य जो आपको 28 लाख रुपए देगा। जेआरएफ एक ऐसा लक्ष्य जो आपकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए, कुछ देर के लिए, 5 साल के लिए आपके जीवन में स्थिरता लागा। जेआरएफ जो माँ बाप के सपने साकार करने के लिए आपका एक रास्ता है, एक चाबी है आपके जीवन को बदलने के लिए। जेआरएफ आप अपने भविष्य को शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए पहली सीढ़ी पार कर रहे हैं। इसलिए मुझे यकीन है आपके ऊपर कि आप इसी तरीके से
इसी तरीके से प्रश्नों को करेंगे, इसी तरीके से प्रश्नों को हल करेंगे और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ताबड़तोड़ बैटिंग होगी, ताबड़तोड़ बैटिंग होगी। और मुझे एक चीज बताओ, जेआरएफ का लड्डू कितने लोग खिलाने के लिए यहां हमारे स्टूडियो आने वाले हो जिनका दिसंबर 2023 में जेआरएफ होगा? क्यों बच्चों? क्योंकि आपको भी पता है इस बार के बाद सिलेबस बदलाव होना तय हो चुका है। चाहे पेपर 1 का हो, चाहे पेपर 2 का हो, हर विषय का सिलेबस बदलेगा। और जब जून में आप परीक्षा देंगे, इसमें से क्या हटेगा क्या रहेगा, तो शायद ये अंतिम चांस होगा। आप अपना सर्वस्व दे के देख लीजिए कुछ दिन। आपका पेपर कल है तो बहुत कम समय है, लेकिन जिन लोगों के पेपर में 2, 4, 5 दिन का समय है, उस 2, 4, 5 दिन में अपना सर्वस्व दे के देख लो। देखो, एक चीज मैं सारे बच्चों आपको बता देना चाहता हूं। हमारी संस्था में जितने भी तर्कस के तीर थे, हमारी संस्था में जितने भी तथ्य थे, हमारे पास जितने भी धनुष बाण के औजार थे, हमारे पास जितनी हमारी परिपक्वता थी, हमारे पास जितनी हमारी काबिलियत और क्षमता थी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मैं संपूर्ण हूं, मेरी संस्था संपूर्ण है, मेरा पढ़ाया लिखा है सब बच जाएगा, मैं ये कभी नहीं कहता, आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि मुझे आपके ऊपर यकीन है। आपको मैंने जितना बताया, मेरे लोगों ने जितना बताया, मेरी टीम ने जितना बताया, मेरे शिक्षकों ने जितना बताया, जितना हम कर सकते थे उतना आपके लिए भरपूर किया। और कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आपसे व्यक्तिगत रूप से कहीं सामने आमने मुलाकात हुई तो आंखों में आंख डाल करके बात करूंगा। ये नहीं करूंगा कि मैंने आपके साथ चोरी की, धोखा किया, अन्याय किया, गलत किया, क्योंकि मुझे लगता है जो मैंने किया अपना सर्वोच्च किया। कोई नहीं जानता कि पेपर में क्या होगा, कोई नहीं ये पता कर सकता कि पेपर में क्या होने वाला है, लेकिन कम से कम मन में ये तसल्ली तो है, मन में ये प्रमाण तो है कि हम अपने बच्चों के लिए जितना कर सकते थे उतना सबके लिए किया है। मुझे ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, एग्जाम का रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर पता है जब भी मिलूंगा नजरें मिला के बात करूंगा और आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप इस बार जेआरएफ होंगे और कसम खा के यहां से आज जाएंगे, आज यहां से कसम खा के जाएंगे कि रोहित सर इस बार के बाद हम लोग नेट जेआरएफ का फॉर्म नहीं डालेंगे। कसम खा के जाएंगे। अब मुलाकात होगी आपसे अगले बैच में, असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच में। कसम खाइए कि इस बार हम इतनी सब कुछ दांव पे लगा करके जेआरएफ होके, कसम खा लीजिए आप अपने सब कुछ को छोड़ करके एकमात्र प्राण ले लीजिए जेआरएफ का। कब तक? जेआरएफ होके भी कोई बहुत बड़ा तोप नहीं मार लेंगे आप। जेआरएफ केवल 5 साल की स्टेबिलिटी है। 5 साल में जेआरएफ के पैसे का प्रयोग करके अपनी पढ़ाई को, अपनी मेहनत को, अपनी चीजों को और टॉप लेवल पर ले जाना है। याद रखना मेरी बात। आज वो धनुष बाण जो मेरे कंधे पर थे, वो धनुष बाण मैं आपको सौंप रहा हूं। लाज रखना मेरे इस धनुष बाण की, और मुझे इसी तरीके से मिलना, इसी रूप में मिलना, इसी जज्बे से मिलना, इसी जोश से मिलना, इसी व्यवहार से मिलना कि सर आपने जितना कहा, जैसा कहा, जो कहा, जब कहा, हमने उतनी कुर्बानी दी और फिर जाके सफलता मिली। कुर्बानी मांगती है, सफलता क्या मांगती है? कुर्बानी मांगती है। अगर सफलता कुर्बानी नहीं मांगती तो हर व्यक्ति सफल हो जाता। 10 लाख कैंडिडेट है नेट जेआरएफ के पेपर में। कितने कैंडिडेट है बच्चों? 10 लाख कैंडिडेट है, और 10 लाख में सफलता 1 लाख 1.5 लाख को मिलने वाली है। 8.5-9 लाख फेल होने वाले। वो 8.5-9 लाख जो फेल होने वाले हैं, मुझे आपका नाम उस लिस्ट में नहीं चाहिए। मुझे आपका नाम उस लिस्ट में चाहिए जो 1 लाख 1.5 लाख वाली लिस्ट होगी, और आपको कसम खाना पड़ेगा, मुझसे बोलना पड़ेगा, मुझसे कहना पड़ेगा कि सर मेरा नाम 1 लाख वाली लिस्ट में आएगा, जेआरएफ वाली लिस्ट में आएगा, मेरा नाम 1.5 लाख वाली जेआरएफ की लिस्ट में आएगा, आएगा जरूर। 9 लाख 8.5 लाख फेल वाली लिस्ट में हम आपका नाम नहीं चाहते। ये बात मेरी एकदम नोट करके आज आप जाना और मुझसे कह के जाना कि रोहित सर कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, 10 दिन बाद मिलेंगे, आपसे आके मिलेंगे, आपको लड्डू खिलाएंगे, यहां स्टूडियो पे आएंगे, सबके सामने बोलेंगे कि मैंने जेआरएफ क्वालिफाई कर ली। लेकिन इस बार जेआरएफ होके जाना है। इस बार जेआरएफ होके जाना है, चाहे जो करना पड़े, चाहे जैसे करना पड़े, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे जो छोड़ना पड़े, सब कुछ कर गुजरना।
लेकिन इस बार जेआरएफ होके आना। समझ में आई बात? कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन याद रखना मेरी बात कि मुझे इस बार के बाद आप में से अगर कोई भी बच्चा, कोई भी एक भी बच्चे का नाम मैंने सबका नोट कर लिया है, किसी एक बच्चे का नाम मुझे नेट जेआरएफ वाली कैंडिडेट के मतलब जो नया बैच बनेगा उसमें मिल गया ना, तो मैं डंडे से मारूंगा, सबकी डंडे से पिटाई करूंगा। नेट जेआरएफ के बैच में मुझे दोबारा आप में से किसी का नाम नहीं चाहिए। ना आपको मेरा और मेरे टीचर का चेहरा पसंद है, ना मुझे आपका चेहरा आपका नाम पसंद है। अगली बार आपकी मुलाकात हो तो मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच में हो, नेट जेआरएफ के बैच में दोबारा आपसे किसी से मुलाकात ना हो। कसम खा लो कि सर इस बार के बाद हम नेट जेआरएफ के बैच में एडमिशन नहीं लेंगे। हम एडमिशन लेंगे, पार्थ एजुकेशन में ही एडमिशन लेंगे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच में एडमिशन लेंगे। अब अगली बार से आप सब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी को? सारे लोग जेआरएफ होने जा रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा जेआरएफ नहीं हुआ तो समझो बहुत पीटूंगा मैं, बहुत पीटूंगा मैं, बहुत मारूंगा मैं। क्लियर है? चलिए अब आइए मुलाकात करते हैं प्रदीप सर से। आगे के क्लास आपकी प्रदीप सर की होगी, लेकिन याद रखना जो जैसा बताया है वैसा ही पेपर हल करना। जो लोग बाद में इस क्लास में जुड़े हैं, जो लोग बाद में इस क्लास में जुड़े हैं, वो लोग याद रखेंगे कि इस वीडियो को शुरू से देख लेंगे और ये वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, अपने फेसबुक पे, अपने टेलीग्राम पे, अपने सोशल मीडिया पर हर जगह शेयर कर देंगे। ठीक है?